अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDUA 501 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से ये लेक्चर जो है ये प्रिपेयर किए जा रहे हैं। इस लेक्चर का मेन टॉपिक है स्कूल एज अ सोशल, कल्चरल एंड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 32 से लेके टॉपिक नंबर 40 तक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 32 के साथ। और इस टॉपिक में कम्युनिटी एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन किया गया है और बताया गया है कि स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होता बल्कि सोसाइटी और कम्युनिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। कम्युनिटी एजुकेशन का मतलब है कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल के अंदर ही नहीं होती बल्कि कम्युनिटी के लोग मिलकर लर्निंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। इसमें हर एज ग्रुप के लोग, बच्चे, जवान और बुजुर्ग सब लर्निंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस में लोकल कम्युनिटी अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं, यानी वो डिसाइड करते हैं कि उनकी कम्युनिटी में किस टाइप की एजुकेशन ज्यादा जरूरी है। इसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रिसोर्सेज शेयरिंग भी होता है। इसका मतलब है कि कम्युनिटी के पास जो भी फैसिलिटीज या रिसोर्सेज अवेलेबल हो, जैसे हॉल्स, लाइब्रेरीज या स्किल्ड लोग, उनको एजुकेशन और लर्निंग के लिए यूज किया जाए। इस तरह लर्निंग सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं रहती बल्कि कम्युनिटी एनवायरनमेंट में भी होती है। कम्युनिटी एजुकेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों मेथड्स यूज किए जाते हैं। फॉर्मल मेथड्स वो होते हैं जो स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस में यूज होते हैं। इनफॉर्मल मेथड्स वो होते हैं जो डेली लाइफ एक्टिविटीज और कम्युनिटी प्रोग्राम्स में यूज होते हैं। इस टॉपिक का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कम्युनिटी प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स और कम्युनिटी मेंबर्स के साथ डिस्कशन करके बनाए जाते हैं, यानी कम्युनिटी की नीड्स और एज ग्रुप्स को मद्देनजर रखकर एक्टिविटीज डिजाइन की जाती हैं। कम्युनिटी लर्निंग और डेवलपमेंट का मेन पर्पस ये होता है कि इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स की एबिलिटीज को डेवलप किया जाए ताकि वो अपनी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव कर सकें। जब लोग एजुकेटेड और अवेयर होते हैं तो वो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में भी बेटर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे वोटिंग और डिसीजन मेकिंग वगैरह। ठीक है, अगर इसकी एक एग्जांपल आपको मैं दूं तो देखिए, अगर किसी गांव में पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर डिसाइड करें कि बच्चों को कंप्यूटर स्किल्स सिखानी जरूरी है और कम्युनिटी हॉल में कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट कर दी जाए, तो ये कम्युनिटी एजुकेशन की एक क्लियर एग्जांपल होगी। ठीक है, इसके बाद इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक 33 में भी हम कम्युनिटी एजुकेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। कम्युनिटी एजुकेशन उन तमाम प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज को कवर करती है जो लोकल कम्युनिटीज के अंदर कंडक्ट की जाती हैं, ना कि सिर्फ स्कूल्स या कॉलेजेस के अंदर। इसका मतलब ये है कि लर्निंग जो है वो सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं बल्कि कम्युनिटी लेवल पर भी होती है। जो एजुकेशन स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में होती है उसे फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है, जबकि जो एजुकेशन कम्युनिटी लेवल पर प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज के थ्रू होती है उसे इनफॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। कम्युनिटी एजुकेशन अक्सर फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की कुछ वीकनेसेस को हाईलाइट करती है। दुनिया के कई कंट्रीज में फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम सोसाइटी के हर ग्रुप तक इक्वली नहीं पहुंच पाता, खास तौर पर पुअर और डिसएडवांटेज्ड एरियाज में। इसलिए कम्युनिटी एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज उन लोगों तक पहुंचाई जाएं जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कम्युनिटी एजुकेशन सिर्फ गरीब एरियाज के लिए होती है, बल्कि ये हर कम्युनिटी में यूजफुल हो सकती है, लेकिन इसका फोकस अक्सर उन लोगों पर होता है जिन्हें फॉर्मल एजुकेशन का एक्सेस कम मिलता है। ठीक है, जैसे अगर किसी एरिया में स्कूल दूर हो और बच्चे रेगुलरली स्कूल नहीं जा पाते तो कम्युनिटी मेंबर्स मिलकर इवनिंग क्लासेस अरेंज कर सकते हैं। ये कम्युनिटी एजुकेशन की एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है जो फॉर्मल एजुकेशन की कमी को कवर करती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक 34 की तरफ। और इस टॉपिक में जो है हमें ये बताया गया है कि कम्युनिटी का स्कूल पर क्या इफेक्ट होता है। खास तौर पर कम्युनिटी लीडर्स के रोल को हाईलाइट जो है वो यहाँ किया गया है। कम्युनिटी लीडर्स स्कूल की पॉलिसीज और डिसीजंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर इस रोल को पॉजिटिव तरीके से यूज किया जाए तो ये स्कूल के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। कम्युनिटी लीडर्स स्कूल की प्रॉब्लम्स को समझकर उनको
सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है कि कम्युनिटी लीडर्स को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, उनकी क्वालिफिकेशन और मेरिट क्या होती है। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की कुछ कम्युनिटीज में लीडर्स को सिलेक्ट करने का प्रॉपर मेरिट सिस्टम नहीं होता। अगर कम्युनिटी लीडर बिना क्वालिफिकेशन और मेरिट के सिलेक्ट हो जाए तो वो स्कूल के लिए नेगेटिव डिसीजन ले सकता है, जिसका बैड इफेक्ट स्कूल और स्टूडेंट्स दोनों पर पड़ सकता है। कुछ डेवलप्ड कम्युनिटीज में लीडर्स को सिलेक्ट करने के लिए प्रॉपर क्राइटेरिया और फ्रेमवर्क होता है। इसका मतलब है कि सिर्फ वो लोग ही लीडर्स बनते हैं जो एजुकेटेड और केपेबल होते हैं। इस टॉपिक में मैसेज जो है मेन वो ये है कि कम्युनिटी लीडर्स का रोल बहुत पावरफुल होता है, इसलिए उनका सिलेक्शन मेरिट और क्वालिफिकेशन पर होना चाहिए। अगर लीडर कॉम्पिटेंट हो तो स्कूल की पॉलिसीज और एनवायरनमेंट बेटर हो जाता है। ठीक है, टॉपिक 36 की तरफ बढ़ते हैं, इफेक्ट्स ऑफ स्कूल ऑन कम्युनिटी। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं कि नॉर्मली अक्सर ये होता है कि कम्युनिटी स्कूल पर डोमिनेट करती है, यानी कम्युनिटी के लोग और उनके डिसीजन स्कूल पर ज्यादा असर डालते हैं। लेकिन जब कोई स्कूल अच्छा परफॉर्म करना शुरू करता है, अच्छे रिजल्ट्स देता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है और अपनी रेपुटेशन स्ट्रांग बनाता है, तो फिर धीरे धीरे स्कूल का स्टेटस बढ़ जाता है। जब स्कूल का स्टेटस बढ़ता है और उसे एक एक्सीलेंट स्कूल माना जाने लगता है, तो फिर स्कूल खुद कम्युनिटी को गाइड करने लगता है। इसका मतलब ये है कि जब स्कूल के टीचर्स और स्टाफ मेहनत करते हैं, स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन देते हैं, उनका बिहेवियर अच्छा होता है और वो रोल मॉडल सेट करते हैं, तो पूरी कम्युनिटी उस स्कूल को रिस्पेक्ट देने लगती है। ऐसे स्कूल सिर्फ एजुकेशन नहीं देते बल्कि कम्युनिटी के लिए एक एग्जाम्पल बन जाते हैं कि डिसिप्लिन और गुड बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक में स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस भी बहुत हाईलाइट की गई है। स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि स्कूल का मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट हो। जब एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबल होती है तो स्कूल में रूल्स और पॉलिसीज जो हैं फिर वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट की जाती हैं। ठीक है, ये रूल सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स और कम्युनिटी के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज को टेस्ट और इवेलुएट कर सकती है, यानी ये चेक करती है कि जो पॉलिसीज बनाई गई हैं वो काम कर रही हैं या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो एडमिनिस्ट्रेशन उसका सॉल्यूशन निकाल सकती है और पॉलिसीज में जरूरी चेंजेस कर सकती है। ये सब काम टाइम लेता है, लेकिन टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप होती है जो स्कूल और कम्युनिटी दोनों को फायदा देती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक 36 की तरफ, म्यूचुअल सपोर्ट बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी। म्यूचुअल सपोर्ट का मतलब है कि स्कूल और कम्युनिटी एक दूसरे की मदद करें और अपने रिसोर्सेज शेयर करें। इस प्रोसेस में पेरेंट्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेरेंट्स कम्युनिटी का एक एसेंशियल पार्ट है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो फैसिलिटीज स्कूल के पास हैं वो कम्युनिटी के साथ शेयर की जा सकती हैं और जो फैसिलिटीज कम्युनिटी के पास हैं वो स्कूल के साथ शेयर की जा सकती हैं। इससे दोनों को फायदा होता है और रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है। मिसाल के तौर पर अक्सर स्कूल्स के पास बड़े प्लेग्राउंड्स या हॉल्स होते हैं। कम्युनिटी अपने इवेंट्स जैसे मीटिंग्स, फंक्शंस या सोशल प्रोग्राम्स स्कूल की बिल्डिंग में अरेंज कर सकती है। इस तरह कम्युनिटी के पास जो फैसिलिटीज या रिसोर्सेज हों जैसे एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल्स, वो स्कूल के स्टूडेंट्स को गाइडेंस देने में हेल्प कर सकते हैं। इस टॉपिक में ये भी बताया गया है कि स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जहां लर्निंग एक्सपीरियंसेस स्पेशली डिजाइन की जाती हैं ताकि सोसाइटी के सोशल गोल्स अचीव किए जा सके। स्कूल सोसाइटी का एक सब सिस्टम होता है, यानी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करता है। स्कूल को अपने एनवायरनमेंट और कम्युनिटी के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना जरूरी होता है। अगर स्कूल और कम्युनिटी में स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन हो तो स्टूडेंट्स की लर्निंग बेटर होती है और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ठीक है, जैसे अगर कम्युनिटी का कोई डॉक्टर स्कूल में आकर स्टूडेंट्स को हेल्थ अवेयरनेस सेशन दे तो ये म्यूचुअल सपोर्ट की एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है जहां कम्युनिटी स्कूल की हेल्प कर रही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक 37 में और इसमें स्कूल और कम्युनिटी के दरमियान जो म्यूचुअल सपोर्ट है उसको एक और इम्पोर्टेंट एंगल से जो है वो हम समझेंगे, जो कि है करिकुलम डेवलपमेंट में कम्युनिटी का रोल।
कम्युनिटी का एक इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स, इश्यूज और नीड्स को स्कूल तक पहुंचाए। मतलब कम्युनिटी को पता होता है कि उनके एरिया में किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं और डेवलपमेंट के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। ये इंफॉर्मेशन टीचर्स और स्टूडेंट्स तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है ताकि स्टूडेंट्स अपनी कम्युनिटी की रियल सिचुएशन को समझ सकें। इस टॉपिक में एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि करिकुलम डिजाइन कौन करेगा। करिकुलम डिजाइन करने में सिर्फ टीचर्स ही नहीं बल्कि पेरेंट्स और कम्युनिटी बोर्ड मेंबर्स भी इन्वॉल्व होने चाहिए। लेकिन यहाँ जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो लोग करिकुलम डिजाइन करते हैं उनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन और स्किल्स होनी चाहिए। हर कोई करिकुलम डिजाइन नहीं कर सकता बल्कि ट्रेन्ड और एजुकेटेड लोग ही इस काम के लिए सुटेबल होते हैं। जब करिकुलम डिजाइन किया जाता है तो उसमें कम्युनिटी की नीड्स और प्रॉब्लम्स को जरूर इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि करिकुलम सिर्फ लोकल लेवल तक लिमिटेड ना हो बल्कि नेशनल लेवल के करिकुलम के साथ भी मैच करता हो। इससे स्टूडेंट्स दूसरी कम्युनिटीज और स्टेट्स के स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशन कर सकते हैं। इस टॉपिक में कम्युनिटी डेवलपमेंट को भी करिकुलम का हिस्सा बनाने की इंपॉर्टेंस बताई गई है। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाए कि कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसकी नीड्स क्या है और अब तक कम्युनिटी ने क्या प्रोग्रेस की है। ये भी एम्फसाइज किया गया है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती बल्कि पेरेंट्स, टीचर्स और कम्युनिटी मेंबर्स सब मिलकर इसमें रोल प्ले करते हैं। कम्युनिटी को स्कूल की शुरुआती लेवल से ही इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो सके। ठीक है। देखिए, अगर किसी एरिया में साफ पानी की प्रॉब्लम है तो करिकुलम में वाटर कंजर्वेशन और हाइजीन से रिलेटेड टॉपिक्स इंक्लूड किए जा सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपनी कम्युनिटी की प्रॉब्लम को समझ सकें और उसका सॉल्यूशन सीख सकें। ठीक है। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक 38 की तरफ, जो कि शेयरिंग द फैसिलिटीज ऑफ स्कूल्स एंड कम्युनिटीज अमंग देम। पार्ट 1 है ये इसका। ठीक है। देखिए, जब हम म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात करते हैं तो उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा फैसिलिटीज शेयरिंग होती है। लेकिन कभी कभी स्कूल और कम्युनिटी दोनों फैसिलिटीज शेयरिंग का मतलब गलत समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ स्टूडेंट्स ये समझ सकते हैं कि वो कम्युनिटी की फैसिलिटीज जब चाहे यूज कर सकते हैं, या कुछ कम्युनिटी मेंबर्स ये समझ सकते हैं कि वो स्कूल की बिल्डिंग या फैसिलिटीज बिना परमिशन के यूज कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि प्रॉपर टाइम टेबल और रूल्स बनाए जाएं जिसमें ये क्लियरली मेंशन हो कि कौन और कब फैसिलिटीज यूज कर सकता है। इससे कंफ्यूजन और मिसयूज दोनों से बचाव हो जाता है। इस टॉपिक में एक और इम्पोर्टेंट बात हाईलाइट की गई है कि कम्युनिटी मेंबर्स स्कूल की फैसिलिटीज जब भी यूज करें तो उन्हें स्कूल के स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेशंस का ख्याल रखना चाहिए। यानी अगर कम्युनिटी किसी इवेंट के लिए स्कूल का हॉल या ग्राउंड यूज करती है तो उन्हें स्कूल की प्रॉपर्टी का प्रॉपर केयर करना जरूरी है। ठीक है। अगर कम्युनिटी मेंबर स्कूल की फैसिलिटीज को डैमेज कर दे, जैसे चेयर्स, टेबल्स, फर्नीचर या ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी जो है उसको डैमेज करें तो इसका नेगेटिव इफेक्ट फिर स्कूल पे पड़ेगा। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है जब भी फैसिलिटीज शेयर की जाती हैं। जैसे अगर कम्युनिटी स्कूल के ग्राउंड में स्पोर्ट्स इवेंट अरेंज करती है तो उन्हें इवेंट के बाद ग्राउंड और इक्विपमेंट को सेफ और क्लीन कंडीशन में वापस करना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबल शेयरिंग की एक एग्जाम्पल है। ठीक है। टॉपिक 39 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें इसी शेयरिंग द फैसिलिटीज के पार्ट को ही कंटिन्यू किया गया है। तो देखिए, जब कम्युनिटी स्कूल की फैसिलिटीज यूज करती है तो ये जरूरी होता है कि हर चीज प्रॉपर कंडीशन में वापस स्कूल स्टाफ को हैंडओवर की जाए। अगर किसी वजह से स्कूल की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हो जाए तो कम्युनिटी मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस डैमेज को नोटिस करें और उसकी पेमेंट करें ताकि स्कूल को नुकसान ना हो। इसी तरह अगर स्कूल कम्युनिटी की फैसिलिटी यूज करता है जैसे कम्युनिटी हॉल या कम्युनिटी सेंटर तो स्कूल पर भी वही रूल्स अप्लाई होते हैं। स्कूल स्टाफ और स्टूडेंट्स को ये इंश्योर करना होता है कि इवेंट के बाद प्रीमिसेस क्लीन और टाइडी हो और हर चीज अपनी जगह पर वापस रखी हो।
ठीक है। इस टॉपिक में हमें ये भी बताया गया है कि फैसिलिटीज शेयरिंग के तमाम रूल्स लिखत यानी रिटन होने चाहिए। इन रूल्स को सिर्फ लिखा ही नहीं बल्कि मीटिंग में डिस्कस भी करना चाहिए ताकि सब लोग इन पॉलिसीज को समझ सकें और उन पर अमल भी कर सकें। स्कूल के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हर हाल में मेंटेन करना जरूरी होते हैं। कम्युनिटी मेंबर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सबको इन स्टैंडर्ड्स का पता होना चाहिए और उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसका एक इफेक्टिव तरीका ये है कि रूल्स और पॉलिसीज को नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले किया जाए और कम्युनिटी में पैम्फलेट्स या बुकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाए ताकि हर इंसान को पता हो कि स्कूल की प्रॉपर्टी की केयर करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हैबिट प्री स्कूल लेवल से ही शुरू होनी चाहिए ताकि बच्चे बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन सीख सकें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 40 की तरफ और इस टॉपिक में स्कूल और कम्युनिटी की प्रॉपर्टी की सेफ्टी और मेंटेनेंस की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन किया गया है। इस टॉपिक के मुताबिक कम्युनिटी का हर मेंबर जिम्मेदार होता है कि वह स्कूल और कम्युनिटी बिल्डिंग्स की केयर और प्रोटेक्शन करे। हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि ये बिल्डिंग इस बिल्डिंग में जो आइटम्स हैं उनको कैसे मेंटेन और प्रोटेक्ट करना है। ये ट्रेनिंग अर्ली इयर्स ऑफ एजुकेशन से ही शुरू होनी चाहिए यानी बच्चों को छोटी उम्र से ही सिखाया जाए कि स्कूल की चीजों का ख्याल कैसे रखना है। अगर बचपन से ही ये हैबिट डेवलप हो जाए तो फ्यूचर में वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं। इस टॉपिक में सेफ्टी मेजर्स, खासतौर पर फायर सेफ्टी की इंपॉर्टेंस भी हाईलाइट की गई है। कुछ जगहों पर फायर अलार्म्स या फायर सेफ्टी सिस्टम्स नहीं होते जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर स्कूल और कम्युनिटी बिल्डिंग में फायर अलार्म और फायर कंट्रोल सिस्टम होना जरूरी है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में लोग सेफ रह सकें। स्टूडेंट्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और कम्युनिटी मेंबर्स सबको ये पता होना चाहिए कि इमरजेंसी सिचुएशन में उन्हें कहाँ असेंबल होना है। इसे असेंबली पॉइंट कहा जाता है। अगर इमरजेंसी के रूल्स सबको पता हो तो पैनिक कम होता है और सेफ्टी इंश्योर होती है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अक्सर बिल्डिंग मेंटेनेंस को इग्नोर किया जाता है जो एक सीरियस इशू है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि स्कूल और कम्युनिटी बिल्डिंग्स की रेगुलर मेंटेनेंस की जाए क्योंकि ये पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं जिसे बच्चे और बुजुर्ग दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। टॉपिक नंबर 40 का लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस और नोटिस वॉल्स और नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले होने चाहिए ताकि हर इंसान उन्हें देख के अवेयर रहे। ठीक है, अगर स्कूल में फायर ड्रिल प्रैक्टिस रेगुलरली करवाई जाए तो स्टूडेंट्स इमरजेंसी सिचुएशन में पैनिक नहीं करते बल्कि सेफ तरीके से बिल्डिंग से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस स्कूल्स में करवानी चाहिए। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारे तमाम टॉपिक्स यहाँ मुकम्मल होते हैं और इनके साथ हमारा लेक्चर नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि तमाम टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपके कोई सवाल, कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने फेलो स्टूडेंट के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।